गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। आज के क्लास में हम लोग इतिहास क्या है या हिस्ट्री किसे कहते हैं यह जानेंगे। साथ ही इसका अर्थ क्या होता है, हिस्ट्री का अर्थ क्या होता है और भारतीय इतिहास को पढ़ने एवं समझने के लिए इसे कितने भागों में बांटा गया है, इन सभी चीजों को जानेंगे। साथ ही साथ भारतीय प्राचीन इतिहास को आज के क्लास में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इतिहास क्या है। तो इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का कालक्रमानुसार वर्णन होता है। अर्थात इतिहास में हम उस विषय को पढ़ते हैं जो अब तक हमारे भूतकाल में जो घटनाएं घटित हो चुकी है उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि किस काल में कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दूसरे शब्दों में मानव के विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। अर्थात मानव जीवन में जो भूतकाल में जो घटनाएं घटित हो चुकी है उन घटनाओं को ही इतिहास कहा जाता है, या फिर प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन ही इतिहास है। अर्थात प्राचीन काल में से लेकर अब तक जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वह इतिहास कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने सीधे और सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है कि इतिहास क्या है। तो इतिहास हमारे जो भूतकाल में जो घटनाएं घटित हुई हैं उन घटनाओं को ही हम लोग इतिहास कहते हैं। इतिहास का अर्थ क्या है? तो इतिहास का अर्थ, जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाता है। इतिहास को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। और यह जो हिस्ट्री शब्द है यह ग्रीक भाषा हिस्टोरिया शब्द से है। यह जो हिस्ट्री शब्द है यह ग्रीक भाषा हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है। और हिस्टोरिया शब्द का सीधा अर्थ है पूछताछ या शोध। अर्थात हिस्टोरिया शब्द का अर्थ है पूछताछ या शोध करना होता है। इससे यह अर्थ निकलता है कि जब हम किसी भी वस्तु के इतिहास की बात करते हैं तो उससे तात्पर्य उस वस्तु से संबंधित पूछताछ या शोध से होता है। अर्थात जो हमारे भूतकाल में जो घटनाएं घटित हुई हैं उन घटनाओं का शोध करना, पूछताछ करना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना या उसके बारे में अध्ययन करना ही हिस्ट्री या इतिहास कहलाता है। चलिए आइए देखते हैं कि हेरोडोटस जो हैं, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस जी जो हैं उनको इतिहास का पिता कहा जाता है। अब ये हेरोडोटस जी का जन्म कब हुआ था? तो हेरोडोटस जी का जन्म 484 ईसा पूर्व में एशिया के माइनर के हेलिका रनेसेस में हुआ था। और रोमन के एक दार्शनिक थे सिसरो। कौन थे? सिसरो ने ही हेरोडोटस को इतिहास का जनक या इतिहास का पिता कहा था। अर्थात हेरोडोटस को जो इतिहास का पिता या जनक कहा गया वह किनके द्वारा कहा गया? तो रोमन के एक दार्शनिक सिसरो थे, उन्हीं के द्वारा हेरोडोटस को इतिहास का पिता या जनक कहा गया। भारतीय इतिहास का जो पिता हैं, हमारे भारतीय इंडियन हिस्ट्री के जो फादर हैं या जनक है वह किन्हें कहा जाता है? तो वो मेगास्थनीज को कहा जाता है। और मेगास्थनीज कौन थे? तो मेगास्थनीज यूनान के एक राजदूत थे और जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आए थे। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है। या कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिका पुस्तक किनके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो हमारे जो भारतीय इतिहास के जनक या पिता जिन्हें कहा जाता है मेगास्थनीज जी को, उन्हीं के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई है। और इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्रा का वर्णन मिलता है। और पाटलिपुत्रा हमारे वर्तमान पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्रा है। और आधुनिक इतिहास के जनक जो हैं, आधुनिक इतिहास के पिता या जनक किन्हें कहा जाता है? तो आधुनिक इतिहास के जनक या पिता जो है वह बिशप विलियम स्टेपस को कहा जाता है। बिशप विलियम स्टेपस को।
ठीक है, तो ये हम लोगों ने 3 नाम जाने जो कि तीनों महत्वपूर्ण हैं। यदि पूछा जाए कि इतिहास के जनक या पिता किन्हें कहा जाता है, तो हेरोडोटस को। लेकिन भारतीय इतिहास के जनक या पिता किन्हें कहा जाता है, तो मेगास्थनीज को। और आधुनिक इतिहास के जनक किन्हें कहा जाता है, तो वह बिशप विलियम स्टेबस को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को पढ़ने एवं समझने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास, जिसे इंग्लिश में एशियंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री भी कहा जाता है। अब हम लोग प्राचीन इतिहास में क्या क्या पढ़ते हैं, तो प्राचीन इतिहास में पाषाण काल पढ़ते हैं, फिर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, वैदिक काल, लिच्छवी तथा उसके गणतांत्रिक जो संविधान था उनके बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में, मौर्य काल के बारे में, कुषाण वंश के बारे में, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, चोला वंश, पल्लव वंश, इन सभी वंशों के बारे में हम लोग प्राचीन काल में, प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं। अब मध्यकालीन इतिहास में क्या पढ़ते हैं, तो मध्यकालीन इतिहास में भारत पर अरबों का आक्रमण कैसे हुआ, भारत पर गजनबी का आक्रमण कैसे हुआ, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें विशेष रूप से 5 वंश हुए, आपके गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। फिर भारत पर मुगलों का आक्रमण, धार्मिक आंदोलन, जो आपके सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। मुगलों का बारे में पढ़ेंगे, मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे, मराठों का उदय कैसे होता है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम लोग इन सभी विषयों में पढ़ते हैं। अब आधुनिक इतिहास जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें क्या पढ़ते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग जैसे यूरोपीय औपनिवेशिक की शुरुआत, ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआत कैसे हमारे भारत में होती है, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे जो आगमन होता है वह कैसे होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध फिर किस प्रकार होना प्रारंभ होता है, किसान जनजातीय सांस्कृतिक जो 1857 की क्रांति है उन सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। हिंदू समुदाय में जो समाज सुधार आंदोलन हुए उन आंदोलनों के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही मुस्लिम समुदाय के समाज में भी सुधारक के लिए जो आंदोलन हुए उनके बारे में भी पढ़ते हैं। महिलाओं की स्थिति में जो सुधार हेतु जो संघर्ष, सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा विवाह अधिनियम, इन सभी चीजों के बारे में, कैसे विधवा विवाह के लिए रोक, इन सभी चीजों, महिला के शिक्षा के लिए दबाव, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही महात्मा गांधी एवं महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए जितने भी आंदोलन थे, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो इन सभी आंदोलन के बारे में आधुनिक भारत में पढ़ना है। साथ ही भारत का विभाजन एवं इसके परिणाम क्या हुए, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। तो इस तरीके से भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, जिसे एशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री भी कहते हैं। तो मैंने बताया कि प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ना है, मध्यकालीन में क्या पढ़ना है और आधुनिक में क्या पढ़ना है। चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो प्राचीन भारत का इतिहास जो है, इसे स्रोतों के आधार पर प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आगैतिहासिक काल, पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आगैतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री कहा जाता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को स्रोतों के आधार, ये स्रोत क्या है, तो 2 तरह के स्रोत होते हैं दोस्तों। पहला स्रोत होता है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा स्रोत होता है साहित्यिक या लिखित स्रोत, साहित्यिक या लिखित स्रोत जिसे कहते हैं। तो इन 2 स्रोतों के आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, अर्थात प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री या हिस्ट्री। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग कि प्रागैतिहासिक काल अर्थात प्री हिस्ट्री क्या है। अब ये जो प्री हिस्ट्री है, यह प्री हिस्ट्री क्या है दोस्तों, तो यह जो प्री हिस्ट्री है, यह प्री हिस्ट्री वह काल जिस समय लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, अर्थात लिखित साक्ष्य उपलब्ध, किसी प्रकार के लिखित साक्ष्य, साहित्यिक कोई भी चीज नहीं मिले हैं,
केवल पुरातात्विक स्रोत के आधार पर जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात इतिहास का वह कालखंड जिसका केवल पुरातात्विक स्रोत मिला है, लिखित स्रोत प्राप्त नहीं है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि दो तरह के स्रोतों के आधार पर भारतीय प्राचीन इतिहास को बांटा गया 3 भाग में, प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल क्या है दोस्तों? तो प्रागैतिहासिक काल वह काल जिस समय लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए, केवल पुरातात्विक स्रोत के द्वारा इतिहास का जो कालखंड का जो स्रोत मिला है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। चलिए देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। अब ये प्राचीन भारत का इतिहास, इस प्राचीन भारत इतिहास को स्रोतों के आधार पर प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग पहले क्या देखें कि जो भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास को पढ़ने एवं समझने के लिए 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब यहाँ पे प्राचीन भारत जो है, प्राचीन भारत को स्रोतों के आधार पर 3 भागों में फिर बांटा गया है। तो ये जो स्रोतों के आधार पर, तो ये स्रोत क्या है दोस्तों? तो यह स्रोत 2 प्रकार के स्रोत हैं। पहला स्रोत जो है वह है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक अर्थात जो खुदाई करके जो चीजें और वस्तुएं मिली हैं, उनके आधार पर जो अध्ययन किया गया वह पुरातात्विक स्रोत कहलाया। और दूसरा स्रोत जो हुआ वह हुआ साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। अब ये पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, इन 2 स्रोतों के आधार पर प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया। अब वो 3 भाग क्या क्या हैं? तो पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आगैतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री कहा गया। तो प्राचीन भारत को स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। चलिए अब इनको देखते हैं विस्तृत रूप से कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल जो है वह काल जिस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए, केवल पुरातात्विक स्रोत के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात इतिहास का वह कालखंड जिसका केवल पुरातात्विक स्रोत मिला है, लिखित स्रोत प्राप्त नहीं हुआ है, उसे ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ये जो प्री हिस्ट्री है दोस्तों, यह प्री हिस्ट्री में पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं, लिखित स्रोत प्राप्त नहीं हुए हैं, उस काल को ही हम लोग प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगैतिहासिक काल। आगैतिहासिक काल अर्थात प्रोटो हिस्ट्री। अब ये आग ऐतिहासिक काल क्या है? तो आग ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड जिसके पुरातात्विक स्रोत हैं और साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं। इस कालखंड में पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं और साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं, लेकिन इन साहित्यिक या लिखित स्रोतों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसे आग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अर्थात इस काल में पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं और साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं, लेकिन जो साहित्यिक स्रोत मिले हैं, लिखित स्रोत मिले हैं, उन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका, उन लिपि का आज तक अध्ययन नहीं किया जा सका है, इसलिए इस कालखंड को आग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता हम लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं तो मैं तो आगे पढ़ाऊंगी ही आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यह एक ऐसी सभ्यता, ऐसी विकसित सभ्यता थी जो बहुत ही विकसित सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, लेकिन लिपि मिले हैं दोस्तों, लेकिन उन लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से लिपि तो मिली है, लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। अब तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल अर्थात हिस्ट्री। ऐतिहासिक काल जिसमें पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं, साथ ही साहित्यिक एवं लिखित स्रोत भी प्राप्त हुए हैं, जिसे पढ़ा और समझा जा सकता है। अर्थात पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं और साहित्यिक एवं लिखित स्रोत जो मिले हैं उसे अच्छे से पढ़ा और समझा जा सकता है, उसे ही ऐतिहासिक काल या हिस्ट्री कहते हैं। जैसे वैदिक काल, मौर्य काल, बौद्ध काल, जैन काल, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, औपनिवेशिक काल, ये सभी क्या है? ऐतिहासिक काल है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल को, और विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ेंगे।
प्रागैतिहासिक काल। सर्वप्रथम भारत में प्रागैतिहासिक काल के संबंध में किसी ने अध्ययन किया तो वह थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। जो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के संबंध में जिन्होंने अध्ययन किया वह इतिहासकार कौन थे, तो वह थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। इनके द्वारा ही भारत में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को शोध का विषय बनाया गया और इस विषय में खोजबीन की गई। अगर बात की जाए वैश्विक स्तर पर, तो वैश्विक स्तर पर अर्थात विश्व स्तर पर यदि बात किया जाए तो 1820 ईस्वी में जर्गेनस के द्वारा, जिसे थॉमसन या जॉनसन भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, ने प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है। ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है अब इसे भी 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। ये 3-3 का फंडा आपको मिलेगा, इसमें यह याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल का सर्वप्रथम अध्ययन किन्होंने किया, तो भारत में सर्वप्रथम इसका जो अध्ययन है वह रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था, ठीक है। और प्राग ऐतिहासिक काल का शोध का विषय बनाया। साथ ही यदि विश्व स्तर पर बात किया जाए तो 1820 ईस्वी में जर्गेनस के द्वारा प्राग ऐतिहासिक काल को क्या किया गया, 3 भागों में बांट दिया गया। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भाग में किन किन काल में बांटा गया, तो पाषाण काल, काशी युग और लोह युग, जिसे स्टोन एज, ब्रोंज एज और आयरन एज भी कहा जाता है। अब पाषाण काल, काशी युग और लोह युग के बारे में जानेंगे कि पाषाण काल, काशी युग और लोह युग कैसे बांटे जाते हैं। चलिए आइए इसको अब हम लोग समझते हैं। किसी काल विषय में मानव द्वारा अपने सुविधा के लिए, किसी काल विषय में मानव द्वारा अपने सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार के अस्त्र एवं धातुओं का प्रयोग किया जाता था। अर्थात प्रागैतिहासिक काल में उस वक्त लोगों के द्वारा किए गए आधुनिक अस्त्रों के आधार पर उनको 3 भागों में बांटा गया, पाषाण काल, काशी युग और लोह युग। तो यह जो प्रागैतिहासिक काल को जो 3 भागों में बांटा गया वह किनके द्वारा बांटा गया, जर्गेनस के द्वारा। 1820 वैश्विक स्तर के इतिहासकार थे और उन्हीं के द्वारा प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में बांटा गया, पाषाण काल और काशी युग और लोह युग। चलिए आप समझते हैं ये पाषाण काल, काशी युग और लोह युग क्या है। पाषाण काल, पाषाण काल अर्थात स्टोन एज, स्टोन मतलब पत्थरों वाला युग। जिस काल में मानव द्वारा अपने जीवन के प्रयोग के लिए पत्थरों का उपयोग किया गया उस काल को पत्थर युग या पाषाण काल कहा गया। अर्थात जिस काल में मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे उस काल को पाषाण काल या पत्थरों का युग या स्टोन एज कहा जाता है। अब देखते हैं काशी युग अर्थात ब्रोंज एज। जिस काल में मानव ने अपने सुविधा एवं कार्यों के लिए हथियार के रूप में कांसा धातु का प्रयोग किया उसे काशी युग कहा गया। अब यह कांसा कैसे बनता था दोस्तों, तो टीन और तांबा से कांसा बनता है। कांसा का जो बनाया जाता है वह कांसा, टीन और तांबे को मिलाकर कांसा धातु का निर्माण किया जाता है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य धातु का उपयोग होता था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो जिस काल में मनुष्यों के द्वारा अपने जीवन यापन के लिए अर्थात अपने कार्यों के सुविधा के लिए हथियार के रूप में कांसा धातु का प्रयोग किया वह काल कांस्य युगीन कहलाया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोह युग अर्थात आयरन एज। अब ये आयरन एज जिस काल में मनुष्यों द्वारा लोहे का प्रयोग किया गया वह काल लोह युग कहा गया। अर्थात जिस काल में मनुष्यों के द्वारा लोहे की खोज की गई और लोहे का व्यवहार प्रारंभ कर दिया गया, लोहे के द्वारा अपने कार्य प्रारंभ कर दिए गए, वह काल जो है वह लोह युग या आयरन एज कहलाया। यह भारत में उत्तर वैदिक काल से लोह युग माना जाता है। हमारे भारत में लोह युग जो है उत्तर वैदिक काल से लोह युग माना जाता है। तो यह हम लोगों ने यहाँ पे देखा पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग किसे कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ मैंने फिर एक बार इसलिए लिखा है क्योंकि ये तीन का जो फंडा है बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसे एक जगह लिखा है। जो प्राचीन भारत के स्रोत हैं, तो प्राचीन भारत के 2 स्रोत
पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, फिर क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल जो हमारा है 1 नंबर का प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का प्रयोग किया गया, जिसके आधार पर प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भाग में बांटा गया। पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। अभी हम लोगों ने देखा इसके बारे में। अब यहाँ पे पाषाण काल जो है, पाषाण काल को भी, पाषाण काल वह काल था, अभी मैंने बताया, जब मानव द्वारा अपने उपयोग में लिए गए पत्थरों का प्रयोग किया गया। अर्थात जब मानव अपने जीवन में, अपने जीवन यापन में पत्थरों का उपयोग करते थे, वह काल जो है पाषाण काल कहलाया। अर्थात उस काल में मनुष्य अपने अस्त्र शस्त्र के रूप में पत्थरों का उपयोग किया करते थे और यह काल पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। पाषाण काल को भी अब 3 भागों में बांटा गया। अब ये जो पाषाण काल है इसको भी 3 भागों में बांटा गया। क्या क्या, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब इसे पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक एज या तो ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज या मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है और नव पाषाण काल को नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि प्राचीन भारत को स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। फिर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, अस्त्रों शस्त्रों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। अब पाषाण काल को भी जो है 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। देखा जाए तो इन तीनों कालों, ये जो 3 काल हम लोगों ने अभी देखा, पाषाण काल का 3 काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज, इनमें से देखा जाए तो इन तीनों कालों का काफी विस्तृत रूप अध्ययन करने को मिलता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बिंदु को ही देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूरा पाषाण काल वह काल था, पूरा पाषाण काल वह काल था जिसमें मानव ने अपने जीवन का सबसे लंबा समय बिताया। ये जो पूरा पाषाण काल था, पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज मानव जीवन का सबसे लंबा समय था। आज तक अगर देखा जाए कि मानव ने अपने जीवन का सबसे लंबा समय किस काल में बिताया, तो वह पूरा पाषाण काल ही है। मानव ने अब तक जो समय बिताया वह किस काल में बिताया, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वह पूरा पाषाण काल ही था। पूरा पाषाण काल अर्थात पैलियोलिथिक एज या ओल्ड स्टोन एज इसे कहते हैं। चलिए अब देखते हैं, ये जो पूरा पाषाण काल है इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मैंने यहाँ बहुत अच्छे से इसे एक सिरे से सजाया है, आप लोग कंफ्यूज ना हो और इसे अच्छे से याद कर सके, इसके लिए इस पूरा पाषाण काल के लंबे समय को भी 3 भागों में बांटा गया। अब इस पूरा पाषाण काल के लंबे समय को भी कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया। मैंने अभी आपको बताया कि मनुष्य का सबसे लंबा समय यदि पूछा जाए कि किस काल में रहा, तो पूरा पाषाण काल में रहा। और इस लंबे काल को भी कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भाग में बांटा गया। पहला था पूर्व पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल, जिसे प्री पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और हाई पैलियोलिथिक एज भी कहा गया। इस काल को मानव द्वारा उपयोग किए गए पत्थरों के आधार पर बांटा गया। अर्थात यह जो काल था, इस काल को मानव द्वारा जो पत्थर का व्यवहार किया गया, उपयोग किया गया, उसी के आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। यह जो पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल का जो काल पीरियड था वो 25 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक यह काल था, जिस कारण यह लंबा पीरियड होने के कारण इसे 3 भाग में बांटा गया। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, पूरा पाषाण काल को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। तो पूरा पाषाण काल जो था, इसका काल पीरियड अभी मैंने बताया 25 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक इसका समय था। पूरा पाषाण काल वह काल था जब मानव पूरी तरह आदि मानव के रूप में जीते थे। पूरा पाषाण काल क्या था, तो पूरा पाषाण काल जो था उस समय मानव पूरी तरह आदि मानव के रूप में जीते थे। वह ना कोई कपड़े पहनता था, ना किसी तरह का श्रृंगार था, ना किसी तरह के घर थे, उनके आवास थे, कुछ भी नहीं था। वह आदि मानव अर्थात जिस तरीके से जानवर रहते थे उसी प्रकार से मनुष्य भी गुफा और जंगलों में ही
रहा करते थे। जंगल में रहना, आखेटक अर्थात शिकार करना उनका मुख्य पेशा था। उनका जो मुख्य पेशा था वह क्या था? आखेटक, अर्थात आखेटक का मतलब होता है शिकार। शिकार करना उनका मुख्य पेशा था। वह शिकार करते थे और खाते थे और रहते थे। शिकार के साथ साथ वह खाद्य संग्राहक के रूप में भी कार्य करते थे, अर्थात वह अपने भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहते थे। उदाहरण के लिए किसी एक जंगल में जाते थे, वहां के सभी जानवरों को धीरे धीरे शिकार करते थे। जैसे वहां के जानवर घटने लगते, वह किसी दूसरे जंगल में निवास करने लगते थे। इस प्रकार अपने भोजन का संग्रहण करने के लिए भी यहाँ वहां घूमते रहते थे। अर्थात वो मतलब जैसे एक जंगल में जाते थे, वहां के जितने भी जानवर होते थे उसे धीरे धीरे मारकर खाना, फिर उसके बाद जब वहां जानवर घटने लगते थे, फिर वह किसी और जंगल में चले जाते थे, फिर वहां जानवरों को मारना, शिकार करना, और इस तरीके से यहाँ वहां घूमकर अपना जीवन यापन वह करते थे। पूर्व पाषाण काल में औजार के रूप मुख्य रूप से बड़े पत्थरों एवं हड्डियों से बनाया जाता था। जो पूरा पाषाण काल था, उस काल में औजार के रूप में बड़े बड़े पत्थरों और हड्डियों का व्यवहार वह औजार के रूप में करते थे। पूर्व पाषाण काल में क्वार्टजाइट, सल्क और ब्लेड आदि अर्थात बड़े आकार के पत्थरों का औजार का निर्माण किया जाता था। उस वक्त क्या करते थे? पूर्व पाषाण काल में बड़े पत्थरों का व्यवहार किया जाता था औजार के रूप में। पूर्व पाषाण काल में मानव द्वारा सबसे पहली खोज क्या थी? तो मानव द्वारा सबसे पहली खोज आग थी। अर्थात मानव द्वारा पहला आविष्कार यदि पूछा जाए कि क्या था, तो वह आग था। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि मानव द्वारा पहला आविष्कार अर्थात पहली खोज मानव की क्या थी? तो मानव की पहली खोज आग थी, जिसकी खोज पूर्व पाषाण काल में की गई। लेकिन खोज तो की गई, लेकिन उसका जो व्यवहारिक उपयोग था वह मानव को नहीं आता था। हालांकि आग का व्यवहारिक उपयोग पूर्व पाषाण काल में मानव को नहीं था। उसका उपयोग कैसे करना है आग का, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। आग का व्यवहारिक उपयोग मध्य पाषाण काल में हुआ। आग का जो व्यवहारिक उपयोग किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से किया जाता है, इसकी जानकारी मनुष्यों को कब हुई? तो मध्य पाषाण काल में हुई। ठीक है, अर्थात पूर्व पाषाण काल में उन्होंने आग की खोज तो कर ली, लेकिन उसका व्यवहार करना उन्हें नहीं आया। उसका व्यवहार करना, उसका उपयोग करना उन्हें मध्य पाषाण काल में आया। पूर्व पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। अर्थात यह जो पूर्व पाषाण काल था, इसका मुख्य इस विशेषता यही थी कि मानव एक आखेटक था, अर्थात एक शिकारी था, शिकार करते थे, और एक खाद्य संग्राहक के रूप में वह कार्य रहते थे। इस वक्त पूर्व पाषाण काल में कृषि और पशुपालन की कोई जानकारी मनुष्यों को नहीं थी। ठीक है, नहीं थी। चलिए आगे अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल क्या क्या हैं। अब ये पूर्व पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल क्या क्या हैं, तो अतिरमपंकम में जो तमिलनाडु में है, तथा हथनोरा जो मध्य प्रदेश में है, वहां से मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमारे भारत के तमिलनाडु, अतिरमपंकम और हथनोरा मध्य प्रदेश एक स्थान है। इन दोनों स्थानों से मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा है भीमबेटका, जो नर्मदा नदी घाटी मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से सबसे पुरानी चित्रकारी प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि तीनों काल के प्राप्त हुए हैं, अर्थात पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इन तीनों काल के चित्रकारी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यह क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इन तीनों कालों के चित्रकारी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं, जो कि मध्य प्रदेश नर्मदा नदी घाटी के किनारे स्थित है। साथ ही मिर्जापुर यूपी से तीनों काल के औजार भी प्राप्त हुए हैं। यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से तीनों काल के औजार भी प्राप्त हुए हैं। तो ये हम लोगों ने देखा पूर्व पाषाण काल क्या था, उसका काल पीरियड क्या था, और उसके महत्वपूर्ण स्थल कहाँ कहाँ पाए गए। अब चलिए देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो काल था वह 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक इसका समय था। समय आगे बढ़ता है
और जब यह मध्य पाषाण काल में आते हैं तो वह आखेटक तो बने रहते हैं, खाद्य संग्राहक भी बने रहे, लेकिन यहाँ एक नई चीज की शुरुआत हुई। और वह नई चीज क्या शुरुआत हुई? तो आदि मानव ने पशुपालन की शुरुआत की। आदि मानव ने यहाँ क्या किया? मध्य पाषाण काल में पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया। और उनका जो पहला पशु था जिसे उन्होंने पालतू बनाया वह कुत्ता था। ठीक है, क्योंकि कुत्ता न केवल शिकार में मदद करता था बल्कि वह सुरक्षा का दृष्टि से भी उपयोगी जानवर था, जिस कारण मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता को अपना पालतू जानवर बनाया। तो मध्य पाषाण काल में एक नई चीज क्या जुड़ गई? मनुष्य पहले आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में काम कर रहे थे। अब मध्य पाषाण काल जब आया तो यहाँ इन्होंने एक नई चीज सीखी कि जानवरों को कैसे अपना पालतू जानवर बनाया जा सके। तो उन्होंने पालतू बनाया और सर्वप्रथम उन्होंने कुत्ता को अपना पालतू जानवर बनाया। तो पशुपालन यहाँ से उन्होंने प्रारंभ किया। पशुपालन की प्रथम शुरुआत मध्यकाल माना जाता है, हालांकि पशुपालन की विधिवत रूप से जो है वह नवपाषाण काल में हुए। अर्थात यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पशुपालन प्रारंभ जरूर हुआ लेकिन विधिवत, यहाँ व्यवहारिक रूप से प्रारंभ हुआ लेकिन एक विधिवत जो पशुपालन हुई शुरुआत, यह कब हुई? तो यह नवपाषाण काल में हुई। अब मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ अर्थात सूक्ष्म पत्थर, छोटे पत्थरों का उपयोग औजार में करते थे। अब यहाँ लोग शेप देना सीख गए थे। यहाँ आप चित्र में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार शेप देना सीख गए थे लोग। यहाँ पे अब पत्थरों में शेप देना सीख गए थे। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल क्या क्या मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल के अधिकांश स्थल यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। सहराई नहर यूपी उत्तर प्रदेश से मध्यकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के पशुपालन के साक्ष्य जो हैं वो बागोर राजस्थान, बागोर जो है, बागोर कहाँ है? तो बागोर राजस्थान और आदमगढ़ एमपी अर्थात मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यदि पूछा जाए कि पशुपालन के साक्ष्य जो कि बताता है कि मनुष्यों ने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था मध्यकाल में, तो इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसके साक्ष्य जो हैं यह बागोर राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। और चौपानी मांडो जो कि उत्तर प्रदेश में है, चौपानी मांडो से मृदभांड के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। अर्थात मृदभांड जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनके भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश से, जो कि मध्यकालीन काल के थे। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोगों ने देखा जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जो कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। चलिए अब हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल। अंतिम है हमारा नवपाषाण काल। अब ये जो नवपाषाण काल था, तो नवपाषाण काल का जो समय था यह भी 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक था। अर्थात यहाँ आप लोगों ने देखा कि जो सबसे पहले हमारा आया आपका 3 तरह के काल हम लोगों ने पढ़ा कि पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जो था वो पूरा पाषाण काल आपका 25 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक चलता है। और फिर मध्य पाषाण काल जो है वह 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक चलता है। और नवपाषाण काल जो है वह भी 10,000 बीसी से लेके 1,000 बीसी तक चलता है। तो यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा मध्य पाषाण काल भी 10,000 बीसी से स्टार्ट होता है और नवपाषाण काल भी 10,000 बीसी से स्टार्ट होता है। तो इसका अर्थ यह है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे स्थान थे जहां 10,000 बीसी से ही नवपाषाण काल के, जैसे उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो से हम लोगों को मृदभांड मिले। तो कहीं कहीं ऐसे हो गए थे कि लोग आविष्कार करना सीख गए थे, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, इस तरह के काम होने प्रारंभ हो गए थे। तो ये जो नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल था ये कहीं कहीं साथ साथ चल रहे थे, जिस कारण इन दोनों का जो समय है वह 10,000 बीसी से शुरुआत होती है, लेकिन मध्य पाषाण काल का 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक ही रहता है। और नवपाषाण काल का जो समय पीरियड है वह 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक रहता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब नवपाषाण काल में क्या होता है। तो नवपाषाण काल में स्थितियां पूरी तरह बदल गई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो स्थितियां थी पूरी तरीके से बदल गई। नवपाषाण काल में मानव ने कृषि की खोज कर ली थी। अब यहाँ पे क्या हो गया था, मानव ने कृषि का खोज कर लिया था। पशुपालन विधिवत रूप से शुरू की गई। अब यहाँ पे जो मध्य पाषाण काल में
पशुपालन लोगों ने शुरू की थी, लेकिन व्यवहारिक रूप से की थी, ना कि विधिवत रूप से की थी। अब नवपाषाण काल में लोगों ने यहाँ पर विधिवत रूप से स्टार्ट कर दिया और कृषि की भी खोज हो चुकी थी। ऐसी व्यवस्था थी जिसकी सुरक्षा के लिए क्या हुआ, निरंतर रहना अनिवार्य था। अब क्या हुआ, यहाँ पे पशुपालन विधिवत रूप से शुरू की गई और जब कृषि की खोज हो चुकी तो चूंकि कृषि एक ऐसी व्यवस्था थी जिसकी सुरक्षा के लिए वहां निरंतर रहना अनिवार्य था। आप कृषि करके यदि आप उसकी देखभाल नहीं करोगे तो आप फसल अच्छी से नहीं उगा सकते हो। तो उसके देखरेख के लिए मनुष्यों को क्या होना पड़ा कि निरंतर एक जगह रहना अनिवार्य हो गया। अब जहां तहां वह जैसे मन वैसे भटकना, मतलब भटकते तो उनकी जो कृषि थी उसकी देखभाल कौन करते हैं, तो उनकी देखभाल के लिए मनुष्यों को अस्थायी रहना अनिवार्य हो गया। नतीजा यह हुआ कि कृषि को बचाने एवं कृषि की देखरेख करने तथा कृषि को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन की जरूरत महसूस हुई और कृषि को सुरक्षा देने के लिए लोगों को एक ही स्थान पर अस्थायी रूप से टिकना आरंभ कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि नवपाषाण काल में स्थितियां पूरी तरीके से बदल गया। मनुष्यों ने कृषि की खोज कर ली और जो पशुपालन था उसे विधिवत रूप से उसकी शुरुआत कर दी कि अब विधिवत रूप से पशुपालन की शुरुआत हो गई। साथ ही कृषि की खोज हो चुकी थी, तो कृषि एक ऐसी व्यवस्था थी उसकी सुरक्षा के लिए निरंतर रहना भी अनिवार्य था। नतीजा यह हुआ कि कृषि को बचाने एवं उसकी देखरेख करने के लिए लोगों ने क्या किया, अस्थायी रूप से रहना प्रारंभ कर दिया। साथ ही कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि को अच्छा करने के लिए पशुपालन को भी करना, विधिवत रूप से करना प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि नवपाषाण काल में समाज अस्थायी निवास प्रारंभ हो गया, अर्थात जब अस्थायी रूप से लोग रहने लगे तो समाज का भी निर्माण हो गया, लोग सामाजिक भी होना प्रारंभ हो गए। नवपाषाण काल में स्केल के बने औजार होता था और हड्डियों से भी बना औजार होता था। अब नवपाषाण काल के औजार कैसे थे, तो स्केल के बने होते थे और हड्डियों के बने होते थे। अब ये जो 10,000 बीसी था, इस यहीं पे आदि मानव का होमोसेपियन, जिसे ज्ञानी मानव कहा जाता है, अर्थात आधुनिक मानव या ज्ञानी मानव का अवतरण हुआ। अर्थात जो हम मानव हैं जिनका साइंटिफिक नेम होमोसेपियन है, अर्थात जिसका अर्थ होता है ज्ञानी मानव, तो हम ज्ञानी मानव का जो अवतरण हुआ वह कब हुआ, तो वह 10,000 बीसी में हुआ, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है लोगों में क्रिएटिविटी, लोगों में कैसे अब हम अपने जीवन यापन को और बेहतर बना सकते थे और अच्छे कर सकते थे। इन्होंने कृषि की खोज कर ली थी, इन्होंने अच्छे से बर्तनों का कैसे निर्माण किया जा सकता है, पशुपालन कैसे किया जा सकता है, ठीक है। साथ ही इन्होंने पहिए, चाक, इन सभी चीजों का निर्माण जो भी इन लोगों ने किया वह सब नवपाषाण काल में ही किया, जिस कारण हम मनुष्यों को ज्ञानी मानव कहा जाने लगा। और हम ज्ञानी मानव, जिसे होमोसेपियन कहा जाता है, इनका अवतरण पूछा जाए कि इनका कब हुआ, तो 10,000 बीसी में इनका अवतरण होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से आदि मानव, देखिए यहाँ बर्तन बना रहे हैं और औजार का भी शेप देना सीख गए थे यहाँ पे। अब नवपाषाण कालीन स्थल कहाँ कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, चलिए आइए अब हम लोग इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो नवपाषाण कालीन स्थल जो है वह है ब्रुजहोम जो कि कश्मीर में है। ब्रुजहोम कश्मीर से नवपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। ब्रुजहोम से गर्तवास अर्थात गड्ढे में निवास स्थान तथा कब्र में मालिक के साथ कुत्ते का प्रमाण, अर्थात मानव के पास कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी ब्रुजहोम से प्राप्त हुए हैं। अर्थात ब्रुजहोम जो कश्मीर में था, वहां पे क्या मिले हैं कि लोग गर्तवास अर्थात गड्ढे में रहने का, वो लोग गड्ढे में रहते थे, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही जो मनुष्यों को कब्र में दफनाया जाता था, तो उसमें मनुष्यों के साथ, मालिक के साथ कुत्ते का, मतलब मनुष्य के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। इससे पता चलता है कि मालिक के साथ कुत्ते को भी, उसके पालतू कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। तो इसकी साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसकी साक्ष्य हमें ब्रुजहोम से प्राप्त होती है। और ब्रुजहोम से जो कश्मीर में है, वहां से काफी नवपाषाण कालीन स्थलें प्राप्त हुई हैं। गुफा कराल यह भी कश्मीर में है, वहां से भी नवपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बिहार के सारंग जिले से स्थित, बिहार के जो सारंग जिला है वहां स्थित है चिरांद,
और चिरान से 9 पाषाणकालीन मृदभांड के साथ साथ कई अवशेष प्राप्त हुए हैं। अर्थात बिहार का जो सारंग जिला है वहाँ एक जगह है चिरांद, और चिरांद से 9 पाषाणकालीन बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं, मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मृदभांड अर्थात मिट्टी के जो बर्तन और जो जितने भी मिट्टी के चीजें हैं उन सभी चीजों को प्राप्त हुए हैं। बहुत सारी चीजें मिले हैं, 9 पाषाणकालीन वस्तुएं वहां से अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी और पत्थरों के औजार भी प्राप्त हुए हैं। जो सारंग जिले के चिरांद है, चिरांद से बहुत सारे हड्डी और पत्थरों के औजार भी प्राप्त हुए हैं। अब कोंडिहुआ जो उत्तर प्रदेश में है, कोंडिहुआ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से पता चलता है कि 9 पाषाणकालीन में लोगों ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। तो कोंडिहुआ उत्तर प्रदेश से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और मेहरगढ़ बलूचिस्तान जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से कृषि के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो कृषि के प्रथम साक्ष्य यदि पूछा जाए कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बलूचिस्तान जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, मेहरगढ़, वहां से प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य जो हैं वो कोंडिहुआ उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। और हड्डियों और पत्थरों के औजार जो हैं वह प्राप्त हुए हैं बिहार के सारंग जिले से। साथ ही मिट्टी के मृदभांड और बहुत सारे अवशेष भी प्राप्त हुए हैं चिरान से। तो गुफा कराल कश्मीर से भी बहुत सारे 9 पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम से हमें गर्तवास अर्थात मनुष्यों का गड्ढे में रहने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, गड्ढे में निवास स्थान, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही बुर्जहोम से कब्र में मालिक के साथ कुत्ते का दफनाने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। 9 पाषाण काल में विधिवत क्या होता है पशुपालन की, 9 पाषाण काल में क्या क्या होता है। तो 9 पाषाण काल में विधिवत पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। कृषि की खोज हो जाती है, जो कि व्यवहारिक रूप से लोग कृषि करना प्रारंभ कर देते हैं। समाज का भी जब लोग एक इकट्ठा रहना, एक अस्थायी निवास रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो समाज भी प्रारंभ हो जाता है, अस्थायी निवास जो कि प्रारंभ हो जाता है। पहिया जो जीवन को गति देने वाला होता है, अर्थात पहिया जिससे आवागमन और परिवहन का काम होता है, तो पहिए का निर्माण से लोगों के जीवन में गति प्रारंभ हो जाती है। साथ ही चाक के लिए पहिए का खोज, अर्थात मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, मृदभांड बनाने के लिए बहुत सारे मिट्टी के जो पात्र होते थे जो भी बनाए जाते थे वह चाक से ही बनाए जाते थे, तो इसका भी निर्माण हो चुका था। तो 9 पाषाण काल पूरी तरीके से लोगों को जीवन में परिवर्तन हो चुका था। अब यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसे मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला औजार क्या था। तो मानव द्वारा लाया गया पहला औजार जो था वह था कुल्हाड़ी। ठीक है, और मानव द्वारा पहला धातु का जो प्रयोग किया गया वह क्या था, तो वह तांबा था, और यह तांबा और प्लास्टीन को मिलाकर ही कांसा का निर्माण किया गया था। साथ ही मानव द्वारा पहला पालतू जानवर क्या था, यह भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुत्ता मानव का पहला पालतू जानवर था, कुत्ता। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि इतिहास क्या है या हिस्ट्री किसे कहते हैं, साथ ही इसका अर्थ क्या होता है, हमारे भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, साथ ही हमारे जो प्राचीन इतिहास है, तो प्राचीन इतिहास को हम लोगों ने आज विस्तृत रूप से पढ़ा। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।